ये जेलसी आती कहाँ से है? जेलसी से लोग वायलेंस और मर्डर तक भी करते हैं। क्यों इतनी स्ट्रांग होती है ये जेलसी? मेल्स और फीमेल्स सेक्सुअल अफेयर से ज्यादा अपसेट होंगे या इमोशनल अफेयर से? और क्यों? जेलसी और शक लेने का क्या कनेक्शन है? क्या ये इमोशंस साइंटिफिकली समझी जा सकती है? क्या फर्क है मेल और फीमेल की जेलसी में? बैकअप पार्टनर क्या होता है? रिलेशनशिप्स में गुस्से का एक सीक्रेट रीजन क्या है? ये अटैचमेंट स्टाइल्स क्या होती हैं? कौन सी टाइप की अटैचमेंट स्टाइल करने वाले अपने पार्टनर से इंटीमेट नहीं हो पाते? क्या वो चीजें हैं रोमांटिक रिलेशनशिप्स के बारे में जो ओपनली डिस्कस तो क्या कॉमनली सोची भी नहीं जाती? रिलेशनशिप्स के हिडन सिग्नल्स को समझकर रिलेशनशिप को बचाया कैसे जा सकता है? मेरा पार्टनर छोटी छोटी बातों से जेलस हो जाता है, शक करता है, कंट्रोलिंग बिहेवियर दिखाता है, रिस्ट्रिक्शंस लाता है मेरी लाइफ पर। ये इश्यूज बहुत कॉमनली कपल्स में सुनाई जाते हैं। इसकी दूसरी साइड भी काफी कॉमनली सुनते हैं हम। जो पार्टनर खुद जेलस हो जाता है वो भी अपनी साइड बताते हैं। वो कहते हैं कि पता नहीं वो किससे बात कर रहा है, पता नहीं किससे बात वो कर रही है। कई बार उसकी किसी एक प्रोफाइल पिक पे किसी दूसरे ने फ्लर्टी सा कमेंट कर दिया, पता नहीं ये सिर्फ कैजुअल सी कमेंट है या और कुछ है, पता नहीं, मुझे बहुत अजीब लग रहा है। कई बार काफी सीरियस शक में भी ये छोटी छोटी चीजें बदल जाती है। मेरा पार्टनर घर पे लेट क्यों आ रहा है आजकल? वो वर्क पे ही है, वर्क प्लेस पे ही है या और कहीं है? हम खर्चा तो नहीं करते, सेविंग बहुत करते हैं, बट उसका बैलेंस आजकल कम क्यों रहता है? कहाँ जाते हैं पैसे? उसने स्क्रीन लॉक क्यों बार बार चेंज किया? ये सारे इश्यूज रिलेशनशिप्स में काफी पॉइजनस बन सकते हैं। और आज इसको देखेंगे हम कि ये है क्या, ये जेलसी शक आता कहाँ से है, इसका करना क्या है, बेसिकली ये चीज होती क्यों है। So first of all, I am Dr. उत्कर्ष मानकर, I am a relationship counselor, I am a psychiatrist, and हम देखेंगे कि जेलसी आती कहाँ से है। What is jealousy? बेसिकली जेलसी को सीरियसली कितना लेना है उस पर भी काफी कंफ्यूजन है। अगर मेरा पार्टनर पॉजिटिव टाइप है बट उतना सीरियस नहीं है तो ये अच्छा पार्टनर है या बुरा पार्टनर है, ये भी लोगों को पता नहीं होता। कई बार लोग समझते हैं कि जेलसी नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। अगर पार्टनर थोड़ा भी जेलस है तो थोड़ा होना चाहिए भी कि नहीं। आई थिंक इस वीडियो के अंत तक आपको थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा कि ये चीज है क्या, ताकि आप समझ सको कि ये होती क्यों है और आपके रिलेशनशिप में इसका मतलब क्या है। वैसे तो जेलसी की काफी टाइप्स होती हैं। किसी की अमीरी से जेलसी होना, पैसे से, टैलेंट या स्किल से जेलसी होना, उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं। हम रोमांटिक सेक्सुअल जेलसी के बारे में बात कर रहे हैं। अपने रोमांटिक पार्टनर को दूसरों के साथ देखकर या इमेजिन कर जो जेलसी और अपसेट या शक वाला फीलिंग लोगों में होता है और उसका एक बहुत पिक्यूलियर सा बिहेवियर दिखता है, उसके बारे में हम बोल रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली रोमांटिक रिलेशनशिप्स में जेलसी बहुत ही कॉमन है और इसके वजह से होने वाले इश्यूज भी बहुत सारे कॉमन है। बहुत सारी एडवाइस भी मैं देखता हूँ खास करके ऑनलाइन। जेलस पार्टनर का क्या करना है, अगर पार्टनर जेलस हो तो आपने क्या करना है, उसको कैसे अवॉइड करना है, ये टॉक्सिक कितनी रिलेशनशिप है, इससे दूर रहना चाहिए, इस टाइप की एडवाइस वेक्सी में कई बार सुनता हूँ। बट जेलसी है क्या, वो होती क्यों है, ये इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती लोगों को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे ये जेलसी एक इंस्टिंक्ट वाली इमोशन है, इंस्टिंक्ट जैसी है, ये सिखाई नहीं जाती, आ जाती है। अगर लोगों ने कभी लाइफ में जेलसी का कभी एक्सपीरियंस भी नहीं किया होगा, खुद को कभी जेलसी भी नहीं हुई, तो भी वो समझते हैं, इंस्टिंक्चुअली समझते हैं कि सामने वाले अगर जेलसी के किस्से बता रहे हैं तो वो बता क्या रहे हैं। पर बिना वजह का कोई अपने पार्टनर पे शक कर रहा है तो वो भी हमें गलत लगता है। इनफैक्ट बेबुनियाद शक की वजह से बहुत सारे रिलेशनशिप सफर करते हुए, टूटते हुए हम देखते हैं। इसका मतलब कई सारे इमोशंस जुड़े हैं इस जेलसी के साथ। हमारी एम्पैथी जुड़ी है, हमारा सरप्राइज फैक्टर जुड़ा है, हमारा एंगर, अग्रेशन, कई सारी चीजें जुड़ी है। इसलिए इस इमोशंस को बारीकी से समझने की जरूरत है। लेट्स सी कि जेलसी आती कहां से है और क्यों। क्या ये मेल्स और फीमेल में अलग है? अगर है तो ऐसा क्यों? कुछ गलतफहमियां भी है इस जेलसी के बारे में, उसे हम दूर करेंगे और देखेंगे कि इसका सॉल्यूशन कैसे निकल सकता है। साथ ही कई सारी ऐसी चीजें होती है रोमांटिक रिलेशनशिप्स के बारे में जो शायद आपने कभी सोची भी नहीं होंगी, जनरली ओपनली डिस्कस भी नहीं की जाती, उस पर भी डिस्कशन से थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी और ओवरऑल एक पर्सपेक्टिव आपका सॉलिडिफाई होगा रोमांस और रिलेशनशिप्स के बारे में। जेलसी के टॉपिक पे काफी रिसर्च अवेलेबल है। हमें लगता है कि इस टॉपिक पे पता नहीं क्या स्टडीज हुई होंगी, बट बहुत डिटेल रिसर्च अवेलेबल है। इसमें से कुछ थ्योरीज वाइडली नोन है, कुछ अननोन है। देखेंगे कि लोग फील क्या करते हैं जेलसी के बारे में और मोस्ट इंपॉर्टेंटली साइंस क्या कहता है, ऑब्जेक्टिव ट्रूथ क्या कहता है जेलसी के बारे में। कोई जो चीजें हैं जेलसी के बारे में जो लोग जनरली सोचते नहीं है, लोगों को पता ही नहीं है, उस पर हम थोड़ा ज्यादा फोकस करेंगे सो दैट ओवरऑल जो डिस्कशन है उसमें एडिशनल इंफॉर्मेशन इस डिस्कशन में मिले। सो जेलसी होती क्यों है, इसके
इसके कुछ अलग अलग एक्सप्लेनेशंस हैं। सबसे पहला हम देखेंगे, ये है कल्चरल एक्सप्लेनेशन, ये कल्चर से रिलेट करता है। सो आजकल ऑनलाइन वगैरह रिलेशनशिप पे बहुत एडवाइस मिलती है, रिलेशनशिप पे डिस्कशन होती है, उसमें ये वाला कल्चर वाला एक्सप्लेनेशन आपको बहुत कॉमनली दिखेगा। यहाँ तक कि मूवीज या लोग फ्रेंडली जो एक दूसरे को एडवाइस देते हैं, रिलेशनशिप कॉलम्स या इवन बुक्स, ये काउंसलिंग की बुक्स में लिखी जाती है, कई बार उसमें ये एक्सप्लेनेशन बहुत होता है। इस थ्योरी के हिसाब से बचपन से पॉजेसिव होना, जेलस होना हम अपने कल्चर से सीखते हैं। ये हमें सिखाया जाता है या हम उसे लेते हैं, इसमें हम देखते हैं और उसको हम कॉपी करते हैं। बचपन से ही सही तरह से अगर बच्चों को हम सिखाएं तो वो ये कॉपी नहीं करेंगे और जेलसी वाली इशू लाइफ में कभी नहीं आएगी। ऐसा एक सिंपल सा एक्सप्लेनेशन इसके लिए दिया जाता है, एक सिंपल सा सोल्यूशन इसके लिए दिया जाता है। पुराने जमाने में जब हंटर गैदरर की लाइफ हुआ करती थी तब जेलसी थी ही नहीं और उनमें ये नहीं होती है। सो आजकल के मॉडर्न वर्ल्ड की ही एक प्रॉब्लम है, ऐसा उनका कहना है। इस कंसेप्ट को सपोर्ट करने के लिए काफी कुछ लिखा भी गया। इन बुक्स में एविडेंस के तौर पर पुराने जमाने के मतलब हंटर गैदरर ट्राइब्स वाले जो कुछ ट्रेडिशनल कल्चर्स हैं उनके एग्जांपल्स दिए जाते हैं। इनमें एग्जांपल दिए जाएंगे इनुइट जो आर्टिक सर्कल में रहते हैं, इस ट्राइब का एग्जांपल देंगे, जिनमें कई बार अपनी ट्राइब के जो चीफ्स होते हैं वो अपने गेस्ट को अपनी वाइफ ऑफर करते हैं। एक एग्जांपल ऐसे भी कुछ कल्चर्स का दिया जाता है जहाँ पे फिक्स पार्टनर नहीं होती, मतलब मोनोगैमस रिलेशनशिप्स नहीं होती। फॉर एग्जांपल कुछ ट्रेडिशनल सोसाइटीज है समोआ की साउथ पैसिफिक में, उनके इंटरव्यूज से ये दिखाया गया कि वहाँ तो जेलसी है ही नहीं, वहाँ पे लोग एक दूसरे से बहुत कॉमनली अफेयर करते हैं और हमारे कल्चर जैसा नहीं है। सो इसका मतलब उन्होंने बोला कि जेलसी तो है ही नहीं, जेलसी वाली इशू ही नहीं है वहाँ पे। और एक एग्जाम्पल दिया जाता है मार्की आइलैंड्स के पॉलिनेशिया में, उसमें ऐसी सोसाइटीज है जहाँ पर अफेयर के खिलाफ कोई भी रूल नहीं है, कोई सोसाइटल नॉर्म नहीं है। तो उस स्टडीज में ऐसा लिखा गया कि अगर कोई रूल नहीं है या फिर अफेयर्स होना कॉमन है तो जेलसी वाला कंसेप्ट भी नहीं होगा। इन स्टडीज को पॉपुलराइज करने वाले, इन स्टडीज को लिखने वाले जो ऑथर्स थे वो टिपिकली वेस्टर्न स्कॉलर्स थे। उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि इन ट्रेडिशनल पुराने जमाने की सोसाइटीज में अगर जेलसी नहीं है और हमारे मतलब वेस्टर्न सोसाइटी में अगर जेलसी बहुत कॉमन है और बहुत बड़ा इशू है, इसका मतलब ये होगा कि हमारे कल्चर की देन है, ये कल्चर ने दिया है और सिर्फ हमारे कल्चर में ही है। यहाँ तक उन्होंने ये बोला है कि ये हमारे वेस्टर्न कल्चर का एक पागलपन है, एक वेस्टर्न न्यूरोसिस है, एक वेस्टर्न फेटिश है। इस थ्योरी के हिसाब से बेसिकली जेलसी हमारे नेचर में नहीं थी। बचपन में हमारा माइंड प्योर और इनोसेंट था, कल्चर ने उस प्योर और खाली से ब्लैंक से माइंड में ये चीजें भरी है, या फिर माइंड कल्चर से जेलसी को सीखा है। और सीखा कैसे है? दूसरों के बिहेवियर्स और लैंग्वेज से ये जेलसी हमें कम्युनिकेट होती है और ऐसे मानो जैसे हमारे माइंड का जो कंप्यूटर है इस जेलसी के सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करता है, अपने में लेता है, जो पहले बिल्कुल भी नहीं था। सो इसका ऑब्वियस कंक्लूजन ये है कि अगर ये प्रॉब्लम ही कल्चर से आई है तो उसका सोल्यूशन भी कल्चरल होगा। लैंग्वेज और बिहेवियर से डाउनलोड हो रहा है तो लैंग्वेज और बिहेवियर के थ्रू ही ये डिलीट भी होगा। और मोस्ट ऑफ द एडवाइस जो आजकल दी जाती है जेलसी के बारे में वो इसी कंसेप्ट पे बेस्ड करती है। जेलस पार्टनर को नैरो माइंडेड है, इनसिक्योर है, टॉक्सिक है, ऐसा सब कह के थोड़ी सी शेमिंग सी की जाती है। उनकी जेलसी को सप्रेस करने की एक इनडायरेक्ट कोशिश की जाती है। कई बार ये भी होता है कि कोई कहेगा कि मुझे जेलसी होती है तो लोग कहेंगे कि पॉइजन है, अपने माइंड से हटा दो, जेलसी निकाल दो। अभी देखते हैं कि इस एक्सप्लेनेशन में कोई इश्यूज तो नहीं। पहला इशू है सप्रेशन और शेमिंग का। साइकोलॉजी में एक बहुत कॉमन सी चीज हम नोटिस करते हैं कि किसी ह्यूमन इमोशन को जब आप सप्रेस करते हो तो उसको टेम्परेली आप दबा सकते हो, उसे सॉल्व नहीं कर सकते, उसे शांत किया जा सकता है, उसकी सोल्यूशन नहीं निकाली जा सकती। सो जेलसी इसी तरह से है, आप शेम करोगे तो चली नहीं जाएगी, शेमिंग से लोग चुप बैठ जाएंगे, कंप्लेंट करना टेम्परेली बंद कर देंगे, बट अपने ही आप अपने ही इमोशन से वो जूझते रहेंगे और ये साइकोलॉजिकली हेल्दी नहीं है, ये रिलेशनशिप के लिए हेल्दी भी नहीं है। दूसरा जो इशू है, ये कुछ कल्चर्स के जहाँ जेलसी नहीं है उसके एग्जाम्पल्स जो दिए जाते हैं क्लोज ऑब्जर्वेशन पे पता चलता है कि उसमें भी कुछ मिसिंग है। फॉर एग्जाम्पल समोआ में जहाँ पे पहले कहा गया था कि लोग अफेयर बहुत करते हैं तो जेलसी नहीं होगी, बहुत इन डेप्थ रिसर्च करने पे पता चला कि जेलसी इतना कॉमन थी कि लोग अपने पार्टनर के अगेंस्ट और जिसपे शक है उसके अगेंस्ट बहुत ज्यादा वायलेंट हो जाते हैं जेलसी को लेके। मार्की आइलैंड्स के जो बात की थी जहाँ पे कोई लोकली फॉर्मल सैंक्शंस नहीं है, फॉर्मली कोई रूल्स नहीं है अफेयर्स के खिलाफ, वहाँ पे पता चलते थे कि वहाँ के जो मर्द थे, जो मेल्स थे, वो अपने वाइफ्स को कई बार मारते भी थे जस्ट शक करने के बाद, जस्ट इनफिडेलिटी का सस्पिशियन होने के बाद। तीसरा अभी देखते हैं इनुइट का जो वाइफ शेयरिंग है उसका क्या है। जब वहाँ पे नोटिस हुआ, वहाँ पे पता चला कि जेलसी और डाउट इतना कॉमन था कि वाइफ्स का या लेडीज का मर्डर होने का प्रोबेबली मोस्ट कॉमन रीजन जेलसी ही होता था। जेलसी इन कल्चर्स में उतना ही इश्यूज क्रिएट करती थी जो नॉर्मल सोसाइटीज में करती है। अभी आते हैं उस एक्सप्लेनेशन पे जो कहता है कि जेलसी एक वेस्टर्न इशू है, वेस्टर्न पागलपन है, वेस्टर्न न्यूरोसिस है।
मुझे लगता है इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से ये तो अपने आप में ही एक जोक है, क्योंकि हम इंडिया में देखते हैं, यहाँ पे लोग कई बार कहेंगे कि ये ना जेलस होना वगैरह, पॉजिटिवनेस, ये हमारे यहाँ की मेंटेलिटी है, इंडियन लोग ही ऐसा सोचते हैं। वेस्टर्न कंट्रीज को देखो, वो बड़े ओपन माइंडेड है, पॉजिटिवनेस जेलसी बिल्कुल फील नहीं करते। सेम चीज वेस्टर्न स्कॉलर भी खुद के बारे में कह रहे हैं। सो वेस्ट हो या ईस्ट, दोनों ही कह रहे हैं कि ये अपने कल्चर की इशू है। ऐसा शायद है कि ये सारे ही कल्चर्स में है, और प्रोबेबली हर किसी कल्चर में लोग यही कंप्लेंट कर रहे हैं कि हमारे ही कल्चर की इशू है, जबकि इशू सीम्स लाइक एक यूनिवर्सल ह्यूमन इमोशन होने की है जो सारे कल्चर में पाई जाती है। कई सारी बुक्स भी डिटेल में इस चीज को स्टडी करती है और बताती है कि जेलसी महज कल्चरल इशू नहीं है और लोकलाइज किसी स्पेस पे लिमिटेड नहीं है, एक यूनिवर्सल है। मगर ऐसा है कि ये एक यूनिवर्सल है बट फिर भी प्रॉब्लम्स तो करती है। सबसे पहले उस पर कमेंट करने से पहले हम देखेंगे कि ये सारे कल्चर्स में है क्यों, होती क्यों है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोग कहेंगे कि जेलस लोग इसलिए होते हैं क्योंकि वो इनसिक्योर होते हैं, इनसिक्योर इसलिए होते हैं क्योंकि पॉजिटिवनेस है उनमें पार्टनर के लिए। ये सारी चीजें हैं क्यों, इनसिक्योरिटी होती ही क्यों है, जेलसी होती ही क्यों है, और लोग पॉजिटिव होते ही क्यों है, ये हम देखेंगे। अगर जेलसी को एक यूनिवर्सल ह्यूमन इमोशन के तौर पे देखना है तो ह्यूमन ऐसे क्यों है, हमारी स्पीसीज ऐसी क्यों है, होमोसेपियंस जो हमारी स्पीसीज है वो इस तरह से बनी क्यों है, वो देखना पड़ेगा। हमारे अलग अलग गुण, अच्छे गुण, बुरे गुण, हमारे पेरेंट्स से और उन्हें उनके पेरेंट्स से और उन्हें उनके पेरेंट्स से, मतलब किसी दूर के एंसेस्टर से हमें ये सब आते हैं, और ये आते हैं जीन्स के थ्रू। जैसे 2 पैरों पर चलने का जो गुण है जिसे बायपेडलिज्म कहते हैं, वो हमारी स्पीसीज का एक गुण है, वो लाखों सालों से हमें आ रहा है और जीन्स के थ्रू कल से आज तक, आज से कल तक जाएगा। कोई भी गुण जो किसी एनिमल को सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन में हेल्प करेगा वो नेक्स्ट जनरेशन में आएगा। कैसे? जीन्स के थ्रू। जीन्स हमारी जनरेशन के गुण को नेक्स्ट जनरेशन में ले जाती है। फॉर एग्जाम्पल, 2 पैरों पे चलना यानी बायपेडलिज्म की बात करते हैं। अगर हम पूछें कि हम 2 पैरों पर ही क्यों चलते हैं तो उसका आंसर ये है कि इवोल्यूशन ने हमें इस तरह बनाया है। किसी जमाने में हमारे एंसेस्टर्स, उनके पास ये फीचर नहीं था, वो 4 पैरों पर चलते थे। जैसे ही अफ्रीकन कॉन्टिनेंट जहाँ पे वो इवॉल्व हो रहे थे वहाँ पे चेंजेस आए। अफ्रीका की जो फॉरेस्ट थे, बड़े बड़े डीप फॉरेस्ट थे, वो ग्रासलैंड्स और सवानाज में टर्न हो गए। तो हमारे जो होमिनिड नाम के एंसेस्टर्स थे वो इस चीज के लिए अडॉप्ट करने लगे। इस नए एनवायरनमेंट में उनके लिए 2 पैरों पे चलना काफी एडवांटेजियस था। इससे एनर्जी एफिशिएंसी बढ़ती थी, लॉन्ग डिस्टेंसेस अच्छी तरह से वो कवर कर पाते थे, पानी और खाने को ढूंढने के लिए ओपन लैंडस्केप्स पे वो इजीली चल पाते थे और ढूंढ पाते थे, खुद को प्रेडेटर्स से बचा सकते थे क्योंकि उनकी हाइट बढ़ जाती थी। हाथ खुले अगर रहेंगे तो उससे वो टूल्स यानी वेपन्स भी खुद के प्रोटेक्शन के लिए यूज कर सकते थे। इन सारी चीजों की वजह से उनका सर्वाइवल ओवरऑल सक्सेस इंप्रूव हुआ। सक्सेस इंप्रूव हुआ तो ऑफकोर्स रिप्रोडक्शन इंप्रूव हुआ, और इस 2 पैरों पे चलने वाले गुण के लिए जो भी जीन्स थे वो अगली जनरेशन में जाने लगे। हर जनरेशन में जो बच्चे बड़े होकर 2 पैरों पे चलेंगे उनका भी ज्यादा सर्वाइवल होगा, उनका भी ज्यादा रिप्रोडक्टिव सक्सेस होगा, और धीरे धीरे ऐसे पता चलेगा कि 2 पैरों पे चलने वाले सक्सीड हो रहे हैं और 4 पैरों पे चलने वाले एक्सटिंक्ट यानी गायब हो रहे हैं। और अल्टीमेटली दिखेगा ऐसे कि हमारी पूरी स्पीसीज में 2 पैरों पे चलने वाला ही गुण बचा है लाखों सालों के बाद। सो ये होता है फिजिकल इवोल्यूशन, जिसमें हमारे जो ऑर्गन से जो दिखते हैं वो इवॉल्व होते हुए इस तरह से समझेंगे। अभी माइंड और हमारे बिहेवियर पे आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोगों को पूछते हो कि जेलसी होती क्यों है तो वो कहेंगे कि मुझे जेलसी इसलिए होती है कि क्योंकि बड़ी डिस्गस्टिंग चीज लगती है, मेरा पार्टनर किसी के साथ बात कर रहा है, मुझे बड़ा अपसेट लगता है। उस पर अगर आप पूछोगे कि ऐसा होता क्यों है, आपको लग क्यों रहा है ऐसे, तो शायद उसको आंसर नहीं दे पाएंगे। इस टाइप के क्वेश्चंस को आंसर देने के लिए और इस कॉम्प्लेक्स इमोशंस को समझने के लिए एक अलग लेवल पे आना पड़ता है, और वो लेवल है इवोल्यूशन की। इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी ये भी एक फील्ड है जो इवोल्यूशन के कंसेप्ट को माइंड और बिहेवियर पे लगाती है। मतलब जिस तरह इवोल्यूशन कहता है कि 2 पैरों पे चलने का एडाप्टेशन हमें सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन में सक्सेस देता है, उसी तरह इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी कहता है कि कुछ एडाप्टेशन हमारे बिहेवियर और हमारे माइंड में भी हुए होंगे जो हमें सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन में सक्सीड करने में हेल्प करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अंधेरे में डर लगना हमें कई सारी रिस्क लेने से बचाता है। अगर अंधेरे में डर नहीं लगता तो वहां पर किसी जानवर का होना पॉसिबल था, हमारा ही कोई दुश्मन छुप के अटैक करने की कोशिश हो सकती थी। मान लो किसी को अंधेरे से डर ही नहीं है और वो हमेशा अंधेरे में चला जाता है, तो कई सारी रिस्क उस पर हो सकती है जिससे सर्वाइवल का चांस कम हो जाता है। खास करके उस टाइम की बात कर रहे हैं हम जहाँ पे हंटर गैदर पॉपुलेशन हमारी इवॉल्व हो रही थी। ये डर लगने की इमोशन जब इवॉल्व हो रही थी तब की हम बात कर रहे हैं।
क्योंकि वो सारी रिस्क उनके सर्वाइवल का प्रोबेबिलिटी कम कर देगी। कई सारे जनरेशन के बाद आपको ऐसी एक ह्यूमन पॉपुलेशन दिखेंगी जिसे बाय एंड लार्ज लगता है कि अंधेरे से थोड़ा सा डर है हमें। इसी तरह से हमारे कई सारे इमोशन इंक्लूडिंग एंगर, फियर, लस्ट, सोशल इमोशन जैसे गिल्ट, अटैचमेंट और इवन प्यार, लव, इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी से समझी जा सकती है। जो भी इमोशन हमारे सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन का सक्सेस होने में हेल्प करेगा, मतलब हमारे थ्रू हमारे जीन्स की सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन को सक्सेसफुल होने में हेल्प करेगा, वो हमारी स्पीसीज में ज्यादा दिखेगा। वैसे ही जैसे अंधेरे का डर ज्यादा दिखता है, ये जीन्स बड़े सेल्फिश होते हैं हमारे, उन्हें खुद को बचाना और बढ़ाना होता है। वो अचीव करने के लिए वो हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। इसलिए कठपुतली के खेल का हम एग्जाम्पल दे सकते हैं। कठपुतली के शो में धागों से कठपुतलियां खींची जाती है, उसी तरह से हमारी जीन्स कुछ तारे हमारे खींच रहे हैं और वो तारे जो है वही है हमारी इमोशंस। सो इमोशंस वो इवोल्यूशनरी टूल है जिससे जीन्स हमारा बिहेवियर कंट्रोल करते हैं। अभी इस इवोल्यूशनरी अंडरस्टैंडिंग के साथ वापस आते हैं जेलसी पे। साइकोलॉजी में एक बड़ा फेमस कंसेप्ट है जिसे हम कहते हैं मेट गार्डिंग। मतलब क्या? अपने मेट को यानी अपने पार्टनर को गार्ड करना, अपनी रिलेशनशिप को अफेयर से बचाने वाला बिहेवियर जिसे हम मेट गार्डिंग कहते हैं। रियल वर्ल्ड में अफेयर्स होना एक रियल इशू है। कितना कॉमन है ये हम देखेंगे। ये तो सही है कि एकता कपूर की सीरियल्स में जितना दिखाते हैं उतना शायद कॉमन नहीं होगा, बट हमें कॉमनली जितना लगता है उससे तो डेफिनेटली ज्यादा कॉमन है। इसके लिए हम एविडेंस के तौर पे लेंगे नॉन पैटर्निटी रेट को। कभी कभी जब अपने फादर होने पे लोगों को डाउट होती है तो पैटर्निटी टेस्ट करते हैं। ये एक जेनेटिक टेस्ट होती है। इस टेस्ट में ये पता चलता है कि जीन्स बच्चे के फादर से मैच है या नहीं। जनरल पॉपुलेशन में 1% लोग बायोलॉजिकल फादर नहीं थे, एक्चुअल फादर्स नहीं थे, किसी और की संतान थी वो। स्पीसीज के लेवल पे देखा, अगर दूसरे मैमल्स और इवन दूसरे एप्स के साथ कंपेयर किया तो ये परसेंट जो है काफी कम लगता है। इसका मतलब ये है कि हमारी स्पीसीज एक्सेप्शनली ज्यादा फेथफुल है। अगर हम इतने फेथफुल हैं तो फिर जेलसी की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। अभी इसको समझते हैं। इसे समझने के लिए दो और चीजें हमें देखनी होंगी जो एक्सेप्शनली हाई है ह्यूमंस में, और वो दोनों चीजें हमारे फेथफुल होने से या हमारे जेलस होने से लिंक है। वो क्यों है हम वो बाद में देखेंगे। उसमें से पहली चीज है पैटर्नल इन्वेस्टमेंट। सबसे पहले देखेंगे कि है क्या। बाकी स्पीसीज के कंपैरिजन में ह्यूमन फादर्स अपना टाइम, एनर्जी, अटेंशन, रिसोर्सेस काफी ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं बेबी की प्रोटेक्शन करने में, बेबी को फूड देने में या बेबी के डेवलपमेंट में। दूसरा पॉइंट है जो हमें एक्सेप्शनली ज्यादा है, वो है डेवलपमेंटल पीरियड। इंसानी ब्रेन एक एक्सेप्शनल ऑर्गन है। बहुत ही हाई लेवल की एक्टिविटीज हमारा ब्रेन करता है, जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, लैंग्वेज और लॉन्ग टर्म प्लानिंग। हमारी लैंग्वेज और हमारी सोशल लाइफ भी बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है बाकी एनिमल्स के कंपैरिजन में। जाहिर है कि इतनी सारे डेटा को प्रोसेस करने वाला ये कंप्यूटर हमारा ब्रेन एक्सेप्शनली बड़ा और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा, ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा। इसलिए ऐसा ब्रेन पूरी तरह से प्रेगनेंसी में डेवलप नहीं हो पाता। बर्थ के कई साल बाद तक डेवलप होते रहता है। इवन 9 महीने की जो हमारी प्रेगनेंसी पीरियड है वो भी हमारे एक छोटे से बेबी की साइज के हिसाब से एक्सेप्शनली लंबी है। बर्थ के बाद भी ह्यूमन बेबीज बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होती है अपने पेरेंट्स पे। खाने और प्रोटेक्शन के लिए ह्यूमन बेबीज माँ और पिता दोनों पे डिपेंड करती है। इस लंबे अरसे तक बेबी को लेकर हंटर गैदरर वाली लाइफ अकेले मदर के लिए जीना एक्सट्रीमली डिफिकल्ट रहा होगा, और बेबी का सर्वाइव होने का चांस भी लो हो जाएगा अगर सिर्फ एक पेरेंट उसकी केयर कर रहा है। अगर मान लो कि उसी मदर और फादर के बीच एक इमोशनल बॉन्ड है और दोनों का उस बेबी के साथ भी एक इमोशनल बॉन्ड है, जिससे फादर्स को इनफैक्ट पसंद आता है बच्चे के साथ रहना, खेलना, उसको प्रोटेक्ट करना, दुनिया के बारे में उसे सिखाना, तो ये वाला गुण जिस भी मेल्स में होगा उनके बच्चों का सर्वाइवल चांस बढ़ जाएगा। सेम गुण उस बेबी में भी बड़ा होने के बाद दिखेगा और इससे आने वाली सारी अगली जनरेशन में भी दिखेगा। सो बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, जीन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मेल्स के लिए एक हेवी इन्वेस्टमेंट बन जाती है, क्योंकि बहुत साल और अटेंशन, एनर्जी, सारी चीजें वो उस बच्चे में इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसलिए बायोलॉजी और हमारी जीन्स मेल्स को इसी इन्वेस्टमेंट को किसी दूसरे की बेबी को अपना बेबी समझकर बड़ा होने से बचाना चाहेगी। मतलब फीमेल पार्टनर का किसी के साथ अफेयर होने से बचाना चाहेगी। इसलिए इवॉल्व हुई मेल जेलसी। वैसे ही ये इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट मेल्स किसी दूसरी फीमेल में और उनकी बेबीज में इन्वेस्ट ना कर दे, इसलिए इवॉल्व हुई फीमेल जेलसी। और क्योंकि ये एक इवॉल्व ट्रेट है, जीन्स के थ्रू जेलसी का गुण नेक्स्ट जनरेशन में भी आएगा। वैसे ही जैसे अंधेरे का डर आया था, वैसे ही जैसे 2 टांगों पे चलने का गुण आया था, और वैसे ही जैसे बच्चों का फादर और मदर से प्यार होना और फादर और मदर का एक दूसरे से प्यार होना नेक्स्ट जनरेशन में आएगा। दूसरे शब्दों में अगर कहें तो फादर का जो बेबी के साथ अटैचमेंट है वो भी एक एडाप्टेशन है बेबी को प्रोटेक्ट करने के लिए। उसी तरह से जैसे अंधेरे का डर भी एक एडाप्टेशन है डेंजर से बचने के लिए,
और दो पैरों पे चलना भी एक एडेप्टेशन है अफ्रीकन सवाना में सर्वाइव होने के लिए। एंड ऑफ कोर्स हमारे डे टू डे वर्ल्ड में हम ये सारी लॉजिक फील नहीं होती, हमें बस ये इमोशंस महसूस होती है जो हमारे डेली बिहेवियर को मोटिवेट करता है, हमारे सारे एक्शंस को गाइड करती है। सो वापस आते हैं इन्वेस्टमेंट वाले पॉइंट पे, क्योंकि ये मेल इन्वेस्टमेंट एक्सेप्शनली हेवी है हमारे स्पीसीज में। जाहिर है किसी दूसरे को बेबी को बड़ा करने के लिए इवन 1% चांस भी काफी खतरनाक बन जाता है। इस इशू को प्रिवेंट करने के लिए मेल जेलेसी ऑफकोर्स इवॉल्व हुई है। शायद अगर ये परसेंट 1 से बहुत ज्यादा होता, मान लो अगर 20-30% होता, तो शायद मेल पेरेंटल इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी यानी बच्चों में जो फादर इन्वेस्ट करते हैं खुद की एनर्जी को, वो शायद इवॉल्व ही नहीं होती। और एक अनकंफर्टेबल पॉसिबिलिटी है इसके पीछे कि मेल जेलसी के बावजूद 1% बेबीज किसी और की होती है। अगर जेलसी ही ना होती तो हु नोज, ये परसेंट शायद ज्यादा होता। अगर ये परसेंट हाई होता तो अगेन मेल इन्वेस्टमेंट और मेल अटैचमेंट जो है बेबी के साथ शायद इवॉल्व नहीं होती। चिंपांजीज, एलिफेंट सील्स और बहुत सारे मैमल्स में इंटरकोर्स के बाद मेल्स का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता बेबी के डेवलपमेंट में। उनमें भी मेल्स फीमेल को दूसरे मेल से दूर रखते हैं, मतलब मेड गार्डिंग करते हैं। इन सारी स्पीसीज में एक सिंगल मेल कई सारी फीमेल्स को प्रेग्नेंट कर सकता है, इसलिए फीमेल्स में मेल्स के ऊपर फाइटिंग उतनी नहीं होती। मतलब मेल्स ही मेड गार्डिंग करते हैं, फीमेल्स मेड गार्डिंग नहीं करते। हमारी लैंग्वेज में बोले तो मेल्स में जेलसी है, फीमेल्स में जेलसी नहीं है उनकी स्पीसीज में। इससे पूरा अपोजिट पिक्चर दिखता है गिबन्स में। इस स्पीसीज में मेल्स बच्चों की केयर लेते हैं, इसलिए मेल इन्वेस्टमेंट एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स बन जाता है जिसे दूसरी फीमेल से बचाना पड़ेगा। सेम लॉजिक से दोनों पेरेंट्स बच्चे की केयर लेते हैं और लॉन्ग टर्म अटैचमेंट बनती है उस कपल्स में। इसका मतलब इंसानों की तरह ही गिबन्स एक पेयर बॉन्डिंग बाय पेरेंटल स्पीसीज है, जिनमें कई बार लाइफ लॉन्ग रिश्ता बन जाता है और दोनों पेरेंट्स बच्चे को साथ में कोऑपरेशन से बड़ा करते हैं। पर अफेयर्स भी पॉसिबल है ऑफ कोर्स, इसलिए दोनों की जेलस बिहेवियर दिखती है। मतलब इंसानों की ही तरह उनमें म्यूचुअल मेड गार्डिंग दिखेगी। मेल्स दूसरे मेल्स को अपनी फीमेल से दूर रखेंगे और फीमेल्स दूसरे फीमेल्स को दूर रखेंगी अपने मेल से। इसका मतलब इंसानों की तरह गिबन्स भी एक 1-on-1 यानी मोनोगमस रिलेशनशिप वाली स्पीसीज है, जिनमें अफेयर पॉसिबल है और अफेयर प्रिवेंट करने के लिए बिहेवियर भी दिखता है, और इस ओवरऑल बिहेवियर को एनफोर्स मोनोगमी कहते हैं। तो अगर इवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जेलस होना, मेल्स का इन्वेस्टमेंट हाई होना, हमारा एक्सेप्शनली कॉम्प्लेक्स ब्रेन होना जिसकी वजह से लॉन्ग डेवलपमेंटल पीरियड होती है, और मेल फीमेल को एक दूसरे के साथ और बेबी के साथ लॉन्ग टर्म अटैचमेंट होना जिसे हम प्यार कहते हैं, ये सारी चारों चीजें हैंड इन हैंड इवॉल्व हुई है। ऐसा नहीं है कि कोई एक पहले आया है, सारी साथ ही इवॉल्व हुई है। हम पिक एंड चूज नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कह सकते कि पेरेंट्स का प्यार और एक दूसरे के लिए प्यार सही है उसको रखो और जेलसी सही नहीं है उसको निकालो। अगर बुरी फीलिंग्स हम निकाल पाते तो कब की निकाल दी होती। इमोशंस का इशू ही तो ये होता है कि हमारे कहने के हिसाब से आती जाती नहीं है, और ये सारा इवोल्यूशन आज नहीं हुआ है, लाखों सालों से हो रहा है। और तब जो एनवायरनमेंट था, हंटर गैदर का लाइफस्टाइल था, उस कंटेक्स्ट में हुआ है, उस प्लेस के लिए हुआ है। ये तब की बात है जब मेल्स कई बार फैमिली को छोड़ के हंटिंग पर जाते थे, कई बार वापस नहीं आ पाते थे। लीगल और टेक्नोलॉजी का सपोर्ट नहीं था, लॉज नहीं थे, आज के जैसा घर से निकलना सेफ नहीं था, डिवोर्स और अफेयर्स पे कोई लॉ नहीं था, गांव, विलेज, सिटीज कुछ नहीं था। इसलिए लोग बहुत बड़ी बड़ी कम्युनिटीज को नहीं जानते थे, एक छोटे से ग्रुप को ही जानते थे। ऐसी सिचुएशन में अगर कोई एक अच्छा मेल या फीमेल पार्टनर है तो एक काफी इंपॉर्टेंट और रेयर रिसोर्स बन जाता है, और अगर रेयर रिसोर्स है तो कोई दूसरा भी इस रिसोर्स को अपनाना चाहेगा। जेलसी एक क्रूड सी, इम्परफेक्ट सी मेथड है जो उन दिनों इवॉल्व हुई थी अपने पार्टनर को दूसरे किसी के साथ जाने से बचाने के लिए। अब जाते हैं मेल और फीमेल जेलसी के टॉपिक पे। सबसे पहले देखेंगे कि मेल और फीमेल जेलसी एक जैसी कैसे है, और बाद में देखेंगे दोनों में डिफरेंसेस क्या है। अगर हिस्टोरिकली देखें तो पार्टनर के छोड़ जाने का या अफेयर करने का मेल और फीमेल दोनों को भी नुकसान रहा होगा, इसलिए दोनों में कुछ कॉमन फीचर्स आए हैं जेलसी के। सबसे पहले कि दोनों में बहुत अपसेट करने वाली एक फीलिंग है। दोनों में तब एक्टिवेट होती है जेलसी जब उन्हें लगता है कि कोई आपके पार्टनर में इंटरेस्ट दिखा रहा है और फ्लर्ट या कॉम्प्लीमेंट कर रहा है और वो पर्सन खुद भी डिजायरेबल है, तो जेलसी एक्टिवेट हो जाएगी। कई बार रिलेशनशिप में धोखा मिलने के हिंट्स मिल जाते हैं, जैसे किसी का मैसेज आपने देख लिया, या आपके पार्टनर ने किसी को मैसेज किया ये देख लिया, या किसी के साथ उन्हें पकड़ लिया, या किसी को फ्लर्ट करते हुए उन्हें देख लिया, तो इससे भी जेलसी एक्टिवेट हो जाती है। और एक तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट सा फैक्टर है जिसे कहते हैं मेट वैल्यू डिस्क्रिपेंसी, यानी आपकी मेट वैल्यू जो है, यानी रिलेशनशिप में डिजायरेबिलिटी आपकी जितनी है उससे आपको अगर लगे कि आपके पार्टनर की डिजायरेबिलिटी ज्यादा है,
तो ये दोनों में हो गया मिसमैच, यानी दोनों में होगी डिस्क्रिपेंसी। सो ये होगी मेट वैल्यू की डिस्क्रिपेंसी। जब रिलेशनशिप्स में ये डिस्क्रिपेंसी आ जाती है मेट वैल्यू में, तब भी जेलसी एक्टिवेट हो जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि कई बार ये अपने आप ही एक्टिवेट हो जाती हुई ऐसे दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे कई बार एविडेंस भी नहीं होता, शक लेने की कोई वजह भी नहीं होती। ये रिलेशनशिप का एक इंटरनल फैक्टर है जिसकी वजह से जेलसी एक्टिवेट होती है, और कई बार इससे काफी सीरियस इश्यूज आते हैं, क्योंकि इसे लोग समझ ही नहीं पाते हैं। मेल्स और फीमेल्स में जेलसी कुछ कॉमन इफेक्ट्स भी लाती है, जैसे कि जिससे भी हमें रिलेशनशिप को थ्रेट लग रहा है, खतरा लग रहा है, उसे दूर करना, उसे वार्ड ऑफ करना। फॉर एग्जाम्पल, डायरेक्टली जाके उससे कन्फ्रंट करना, आर्गुमेंट करना, झगड़ा या इवन वायलेंस करना, या उनका रेपुटेशन डैमेज करना, उनके बारे में गॉसिप और रूमर्स फैलाना। पता है वो कैसा है, पता है उसका कैरेक्टर कैसा है, इस टाइप की चीजें बोलना, ये एक कॉमन रिजल्ट दोनों में दिखता है। और एक बिहेवियर है जो मेल्स और फीमेल्स में कॉमन दिखता है, वो है ये मेट वैल्यू की जो गैप है, दोनों में जो मिसमैच है, उसे वो क्लोज करने की कोशिश करते हैं। एक तो खुद को डिजायरेबल बना के वो कोशिश करेंगे, या कई बार सामने वालों को रिमाइंड करेंगे, अपने पार्टनर को रिमाइंड करेंगे, किसी मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या किया है। सो बेसिकली अपने पार्टनर को ये सिग्नल करते हैं कि उन्होंने क्या कंट्रीब्यूट किया है रिलेशनशिप्स के लिए और अपने पार्टनर के वेलफेयर के लिए। तीसरी चीज है रिलेशनशिप में अपने पार्टनर को ज्यादा इन्वेस्ट करने लगाना। एक कॉमन बिहेवियर आपको दिखेगा कि कई बार जो लोग जेलस फील होते हैं वो अपने पार्टनर को कहेंगे कि अपना प्यार मुझे दिखाओ, मुझे ये प्रूव करो, मुझे पता चलना चाहिए कि तुम कमिटेड हो। इस टाइप के सिग्नल्स वो देंगे। कई बार वो दूसरों को कहेंगे कि अगर वो XYZ ये चीज करता है तब मैं मानूं कि वो सच में कमिटेड है मेरे साथ। और चौथी चीज है कि अपने पार्टनर को दूर जाने से वो रोकने की कोशिश करेंगे, इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, लोग वेट लॉस करने की कोशिश करते हैं, शेप में आने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे को गिफ्ट्स या अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स देने की कोशिश करके सेक्सुअली सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं। और ये जो सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन वाला फैक्टर है वो कई बार बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि कई बार लोग फ्रस्ट्रेटेड या डिप्रेस भी हो जाते हैं कि वो अपने पार्टनर को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं सेक्सुअली। अब ये देखेंगे कि मेल और फीमेल जेलसी डिफरेंट कैसे हैं। इस पे बहुत बड़ा रिसर्च हुआ है। इस रिसर्च में बहुत सारे मेल्स और फीमेल्स को दो सिचुएशन इमेजिन करने लगाया गया। पहली सिचुएशन थी अपने पार्टनर को किसी दूसरे के साथ बहुत पैशनेटली सेक्स करते हुए इमेजिन करो, और सेकंड सिचुएशन थी अपने पार्टनर को किसी दूसरे से प्यार में पड़ते हुए इमेजिन करो। और इससे आप कितने अपसेट होते हो ये इमेजिन करने के बाद, वो उन्होंने रेट किया इस स्टडीज में। रिजल्ट में पता चला कि 60% मतलब मेजॉरिटी ऑफ मेल्स सेक्स वाले सिचुएशन को ज़्यादा अपसेटिंग मानते थे, और मेजॉरिटी मतलब 85% ऑफ फीमेल्स प्यार मतलब इमोशनल इन्फिडिलिटी को ज़्यादा अपसेटिंग मानती थी। मतलब फीमेल्स और मेल्स सेक्स वाले सिचुएशन को और लव वाले सिचुएशन को बहुत ही डिफरेंटली रिएक्ट कर रहे थे ऑन एन एवरेज। अगेन, ऐसा तो नहीं है कि कुछ ही कल्चर्स में दिखा है, ऐसा नहीं है। अलग अलग कंट्रीज में, ब्राजील, चिली, चाइना, इंग्लैंड, आयरलैंड, कोरिया, नॉर्वे, रोमानिया, बहुत सारी कंट्रीज में ये रिप्लिकेट हुई है। और यही नहीं, बहुत सारी ट्रेडिशनल हंटर गैदर सोसाइटीज में भी ये रिप्लिकेट हुआ है। इन ट्रेडिशनल कल्चर्स में एक हिम्बा ट्राइब है, जहाँ पे मेल्स को जब पूछा गया तो एक मेल ने ऐसा आंसर दिया कि जब कोई दूसरा मेल आपकी वाइफ के साथ सेक्स करता है तो वो आके आपकी जानवरों को खा रहा है, आपकी चीजों को वो उठा रहा है। इसमें एक छिपा हुआ मीनिंग भी था। उसे ये कहना था कि अगर आपकी वाइफ के साथ किसी दूसरे का सेक्स हो रहा है और बच्चा जो बड़ा हो रहा है वो शायद आपका है ही नहीं, तो उसे बड़ा करने में जो भी रिसोर्सेस आप डाल रहे हैं वो किसी दूसरे को जा रहे हैं, दूसरे के ब्लड को, दूसरे के खून को जा रहे हैं, ऐसा उसका कहना था। इसमें आपको पॉजिटिवनेस वाला एक पैरेलल भी दिखेगा, जैसे किसी ऑब्जेक्ट को पजेस कर रहे हो। और ये पॉजिटिवनेस आपको लव स्टोरीज में बहुत कॉमनली दिखता है। तुम मेरी हो, अगर मेरी नहीं तो किसी की नहीं। किसी चीज को पजेस करना या हासिल करने वाली मेटाफर्स लव स्टोरीज में बहुत कॉमन है, और सुनने वाले, देखने वाले इन मेटाफर से रिलेट भी करते हैं। इंटरेस्टिंगली, हिम्बा ट्राइब की फीमेल्स का भी इंटरव्यू लिया गया है। उन्होंने कहा कि उनके कल्चर में अफेयर्स करना काफी एक्सेप्टेड था, बट मुझे ये पसंद नहीं है, क्योंकि अगर वो किसी दूसरे के साथ इंटरकोर्स कर रहा है तो शायद मुझे और मेरे बच्चों को छोड़ दे। तो ये जो एटीट्यूड है मेल और फीमेल्स में जेलसी के बारे में काफी डिफरेंट है। देखते हैं कि ये ऐसा क्यों है। जैसे मैंने पहले भी कहा, हिस्टोरिकली मेल और फीमेल दोनों का भी नुकसान होता है अगर उनका पार्टनर उन्हें छोड़ जाता है या किसी दूसरे से अफेयर करता है। पर छोड़ जाने के या अफेयर करने के जो रिजल्ट्स है वो सिमेट्रिकल नहीं है दोनों में। इसलिए इवोल्यूशनरी फंक्शन जो है जेलसी का वो भी दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट है। इसलिए अगर जेलसी फीलिंग दोनों में एक जैसी है, बट जेलस बिहेवियर दोनों में डिफरेंट है। सो अफेयर का जो इशू है मेल्स और फीमेल्स के लिए डिफरेंट है। अगेन, मैं इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मेल्स और फीमेल्स बैठ के ये सारी लॉजिक सोच रहे हैं, उन्हें जस्ट जेलसी फील हो रही है। बट जो इवोल्यूशनरी लॉजिक है उस हिसाब से मैं कह रहा हूँ कि जेलसी का इशू और इवन अफेयर का इशू दोनों में डिफरेंट है।
मेल्स के लिए इशू होता है पैटर्निटी सर्टेनिटी का, मतलब जो बेबी बड़ा हो रहा है वो उसका है या नहीं, ये एक यूनिकली मेल इशू है। इस इशू को सॉल्व करने के लिए जेलसी मेल्स में इवॉल्व हुई है। इसलिए मेल जेलसी सेक्सुअल अफेयर पे ज्यादा फोकस करेगी, ज्यादा अपसेट होंगे वो सेक्स के बारे में सोचकर। ये जो डिफरेंसेस हैं अलग अलग ट्राइब्स में बहुत डिटेल में डॉक्यूमेंट हुए हैं, और इनफैक्ट ये भी नोटिस हुआ है कि जिस जिस कल्चर में फादर ज्यादा इन्वेस्टेड थे अपने बच्चों में, उनमें सेक्सुअल अफेयर को लेकर रिएक्शन बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग थी। हिम्बा फॉर एग्जाम्पल में इन्वेस्टमेंट काफी कम थी, सो उनका रिएक्शन उतना अपसेट होने का नहीं था। बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से फीमेल्स के लिए अफेयर का इशू थोड़ा सा डिफरेंट है। फीमेल जेलेसी फादर का इन्वेस्टमेंट किसी दूसरी फीमेल को ना चला जाए इसलिए इवॉल्व हुई है। इसलिए मेल को अगर दूसरे किसी के साथ प्यार हो जाता है, उसके साथ वो भाग जाता है और बच्चे पैदा करता है, तो ये ज्यादा सीरियस इशू बन जाएगी। क्यों? क्योंकि कई सारे मेल रिसोर्सेस ऐसे हैं जो बच्चों के लाइफ से चले जाएंगे और उस बच्चे की सर्वाइव और सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी गिर जाएगी। इसलिए फीमेल्स ज्यादा अपसेट होंगी लव अफेयर से, प्यार में पड़ने से, सेक्सुअल अफेयर्स को लेके अपसेट होने में। जैसे अलग अलग कल्चर के मेल्स में डिफरेंस था, वैसा ही डिफरेंस फीमेल्स में भी पाया गया। फॉर एग्जाम्पल, वेस्टर्न रिच नेशंस की वुमेन उतनी डिस्ट्रेस, इतनी अपसेट नहीं होती थी सेक्सुअल अफेयर्स को लेके जितनी हिम्बा वुमन होती थी, ट्रेडिशनल वुमेन्स होती थी। इस पेपर ने ऐसा कहा है कि शायद ये इसलिए है क्योंकि ट्राइब्स में रिसोर्सेज की इतनी कमी होती है कि मेल्स का चले जाना और अफेयर करना बहुत ज्यादा अपसेटिंग बनता है, क्योंकि रिसोर्सेज रेयर है वेस्टर्न कंट्रीज के कंपैरिजन में। तो अब इसे समराइज करते हैं। जिन कल्चर्स में फादर का इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, उतनी ही सेक्सुअल अफेयर से मेल ज्यादा अपसेट होते थे उन कल्चर्स में, और जिन कल्चर्स में फादर का रिसोर्स कंट्रीब्यूशन ज्यादा मैटर करता था, उनमें सेक्सुअल अफेयर फीमेल्स में ज्यादा अपसेट करते थे। और एक इंपॉर्टेंट तरह से मेल और फीमेल जेलसी डिफर करती है, वो है किस चीज से जेलसी होती है उसमें। मेल जनरली ज्यादा जेलस तब होंगे जब ऐसा कोई मेल है जो उनसे जॉब्स में या इनके फाइनेंशियल एसेट्स में या फिजिकल स्ट्रेंथ में ज्यादा है और उनके वाइफ में या इनके पार्टनर में इंटरेस्ट दिखाता है। फीमेल्स तब ज्यादा जेलस हो जाएगी जब ऐसी कोई दूसरी फीमेल आती है पिक्चर में जो उनसे ज्यादा अट्रैक्टिव है या सेक्सुअली ज्यादा अपीलिंग है। ये जो सेक्स डिफरेंसेस है काफी स्ट्रांगली पाए गए हैं अमेरिका में, साउथ कोरिया में और इवन नेदरलैंड्स में, जो काफी सेक्सुअली इक्वल कंट्रीज, इगैलिटेरियन कंट्रीज मानी जाती है। अब देखते हैं कि मेल्स और फीमेल्स रिस्पॉन्स कैसे करते हैं जेलस होने के बाद। सो फॉर एग्जाम्पल, हमसे ज्यादा डिजायरेबल कोई पार्टनर में इंटरेस्टेड है ऐसा दिखता है, तो मेल्स क्या करेंगे और फीमेल्स क्या करेंगे, इसमें भी काफी डिफरेंसेस हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझसे कोई ज्यादा डिजायरेबल है जो मेरे पार्टनर में इंटरेस्टेड है ऐसा लगता है, तब मेल्स अलग चीज करेंगे, फीमेल्स अलग चीज करेंगे। पहली चीज है वो है कमेंट करना। मेल्स और फीमेल्स दोनों इंसल्टिंग सी कमेंट्स करते हैं अपने कंपटीटर पर। मेल्स ज्यादा कमेंट करेंगे स्ट्रेंथ पर, स्टेटस पर, कार क्वालिटी, एम्बिशन, ड्राइव, जॉब्स कितने अच्छे हैं इस पर। फीमेल ज्यादा कमेंट करेगी अपने कंपटीटर के अनअट्रैक्टिव होने पे, बॉडी शेप में नहीं होने पे, ज्यादा फैट होने से, गुड लुकिंग ना होने या अगली होने पे, हेवी होने पे, इस टाइप की कमेंट्स करेंगी। और एक डिफरेंस जो मेल और फीमेल में बहुत ही ज्यादा है वो है वायलेंस। जेलसी इनफैक्ट पार्टनर पे होने वाले वायलेंस का बहुत कॉमन रीजन बन जाता है। कई बार मेल्स अपने पार्टनर को सेपरेट करते हैं बाकी लोगों से, रिलेटिव्स या फ्रेंड्स से, उनको स्टॉक करते हैं, वर्बली या फिजिकली उन्हें अब्यूज करते हैं और एक्सट्रीम केसेस में मर्डर भी करते हैं। अमेरिकन क्रिमिनल डेटा अगर देखें तो 50 to 70% जो मर्डर्स हुए थे अडल्ट फीमेल्स के, उसमें मेल सेक्सुअल जेलसी ही एक लीडिंग मेन रीजन था। और पुलिस भी ये चीज जानती है, जब भी किसी फीमेल का मर्डर होता है, होमिसाइड होता है, तब सबसे पहला शक जाता है उनके एक्स पे या करंट पार्टनर पे। और सेम डेटा जब देखा गया मेल्स के मर्डर का, तो सिर्फ 3% ऐसे थे जो मर्डर्स उनके पार्टनर्स ने किए थे, और वो भी इस टाइप के मर्डर्स थे कि वो खुद को जेलस पार्टनर से बचा रहे थे, सेल्फ डिफेंस में उन्होंने मर्डर किया था। सो बेसिकली अग्रेशन में और वायलेंस में मेल फीमेल का जो डिफरेंस साइकोलॉजिकल दिखता है, किसी भी दूसरी चीज में नहीं दिखता। अग्रेशन एक्सप्रेस करने का जो मेथड होता है वो बहुत डिफरेंट होता है मेल्स और फीमेल्स का। जेलेसी जब आ जाती है पिक्चर में तो वो शक को भी ले आती है। एक हाई विजिलेंस, हाई अलर्टनेस जैसा आपको नेचर दिखेगा। इसमें लोग इंफॉर्मेशन जमा करते हैं कि मेरा कंपटीटर है वो कौन है, हमसे कितना क्लोज है, मेरी वाइफ से या मेरे हस्बैंड से, मेरे पार्टनर से कितना क्लोज है, एज अ पार्टनर मुझसे कितना बेटर है, मेरा पार्टनर मुझसे कितना कमिटेड है। अगर कमिटेड है तो क्या साइंस है उसके कमिटमेंट में, अगर फुल्ली कमिटेड नहीं है तो क्या साइंस है उसके कमिटेड ना होने की, उसे टेक्स्ट किसका आता है, मेरा पार्टनर दिन भर कहाँ होता है, उसका डेली शेड्यूल क्या है, वो शेड्यूल के बारे में झूठ तो नहीं बोल रहा, उसने अपने फोन का पासवर्ड क्यों चेंज किया, उसने अपने फोन को स्विच ऑफ क्यों रखा। इस टाइप के डाउट्स मेल और फीमेल दोनों के माइंड में आने लगते हैं। फिर लोग अपने पार्टनर को रैंडम टाइप पे कॉल करेंगे, कॉल करके चेक करेंगे, किसी को चेक करने लगाएंगे,
अगर किसके साथ तो नहीं है वो देखेंगे, अपने पार्टनर के मैसेजेस, टेक्स्ट, ऑनलाइन मीडिया या सामान को चेक करेंगे, स्टॉक या कभी कभी साइबर स्टॉकिंग करेंगे, उनके ऐप्स को देखेंगे। जब किसी पार्टी में जाएंगे तो उनके साथ लेकर उन्हें चिपक कर रहेंगे, ध्यान रखेंगे कि ये किससे बात कर रहे हैं और नोटिस करेंगे। अब ये शक किसको होता है, ये भी मेल और फीमेल में एक समान नहीं है। मेल्स जनरली तब ज्यादा शकी हो जाते हैं जब उन्हें लगता है कि उनकी वाइफ उनसे ज्यादा फिजिकली अट्रैक्टिव है। यही मेल्स जनरली अपनी वाइफ को ज्यादा गिफ्ट्स या ज्वेलरी देते हैं, खुद की अपीयरेंस को और लुक्स को इम्प्रूव करने पे ज्यादा वर्क करते हैं और ज्यादा पॉजिटिवनेस का भी बिहेवियर इनमें ज्यादा दिखता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी पार्टी में जाने के बाद वो हर किसी को अपने वाइफ को इंट्रोड्यूस इस तरह से करेगा कि माय वाइफ, शी इज माय वाइफ, और हाथ से ऐसा सिग्नल करेंगे, उन्हें टच में रखेंगे और वो इंडिकेट करेंगे देखने वालों को भी कि ये मेरी वाइफ है। अगेन, ये बिहेवियर्स नॉर्मल कपल्स में भी दिखते हैं, बट जस्ट स्टडीज ये कहती है कि ऑन एन एवरेज जेलस पार्टनर जो उतना खुद को अट्रैक्टिव नहीं मानते हैं कंपेयर टू उनकी वाइफ, वो ये बिहेवियर ज्यादा दिखाते थे। स्टडीज ये भी कहती है कि यही मेल्स अगर कोई उनकी वाइफ को देख रहा हो तो ज्यादा घूर के उन्हें देखेंगे, डायरेक्टली जाके उन्हें कन्फ्रंट करेंगे, वाइफ से दूर रहो ऐसा कहेंगे या उनके साथ झगड़ा करेंगे। और एक बिहेवियर है जो बड़ा स्ट्राइकिंग सा है, वो है कंट्रोलिंग बिहेवियर। जनरली जो जेलस पार्टनर है वो दूसरे पार्टनर को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, तो दूसरा पार्टनर इससे छूटने की भी कोशिश करता है। सो कंट्रोल करने के और इससे छूटने के दोनों की स्ट्रेटेजीज मेल्स और फीमेल्स दोनों में दिखती है। सबसे पहले फीमेल्स में देखेंगे कि अगर कंट्रोलिंग पार्टनर है तो उनका रिस्पॉन्स कैसे रहता है और क्यों। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कौन सी फीमेल्स एक जेलस कंट्रोलिंग पार्टनर से छूटने की, जानबूझ के दूर भागने की कोशिश ज्यादा करेंगे। फर्स्ट, वो फीमेल्स जो खुद को अपने पार्टनर से ज्यादा अट्रैक्टिव मानती हैं। दूसरा, ऐसी फीमेल जो कैजुअल सेक्स में ज्यादा इंटरेस्टेड होती है। तीसरा, वो फीमेल जो करंट पार्टनर में कंप्लीटली इन्वेस्टेड नहीं है और नेक्स्ट पार्टनर पे मूव ऑन होना चाहती है। और चौथा, वो जिनकी अटैचमेंट स्टाइल अवॉइडेंट टाइप की होती है। अब ये देखेंगे कि अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल होती क्या है। ये वो लोग होते हैं जो इंटीमेट नहीं हो पाते अपने पार्टनर से, कंप्लीटली ट्रस्ट नहीं करते अपने पार्टनर को, कई बार खुद से अपने रिलेशनशिप को जानबूझ के डैमेज कर देते हैं और पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन नहीं करने देते अपने पार्टनर को। फॉर एग्जांपल, पब्लिक में हाथ पकड़ना या किस करना, ये अपने पार्टनर को अलो नहीं करते। ऐसा पाया गया है कि जिन फीमेल्स की अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल होती है अपने पार्टनर के साथ, वो दूसरे मेल्स के साथ उनका जो इंटरेक्शन होता है वो अपने पार्टनर से छुपाती है, और जिनकी अटैचमेंट ज्यादा सिक्योर होती है अपने पार्टनर के साथ, वो इस तरह से छुपा वाला बिहेवियर कम करती है। कंट्रोलिंग पार्टनर से छूटने वाला ये जो बिहेवियर है, इसका भी इवोल्यूशनरी रीजन दिया जाता है। अगर कोई मेल पार्टनर बहुत ही कंट्रोलिंग है तो उसका कंप्लीट टाइम वो मोनोपोलाइज कर सकता है, उसकी सारी एनर्जी, सारे रिसोर्सेस खुद की तरफ डायरेक्ट करने लगा सकता है, और इससे ऐसा होता है कि बैकअप पार्टनर वो फीमेल्स नहीं बना सकती। बैकअप पार्टनर या बैकअप मेट क्या होता है, ये वो मेल्स होते हैं जो अगर पहला रिलेशनशिप वर्क नहीं करता है तो बैकअप की तरह वो होते हैं। सो ये वाली रिलेशनशिप्स मेंटेन करना कंट्रोलिंग बिहेवियर की वजह से बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। ऐसे कंट्रोलिंग पार्टनर वाली सिचुएशन में कुछ स्पेसिफिक बिहेवियर्स आपको दिखते हैं। पहला है झूठ बोलना, किसके साथ थी, किससे बात कर रही थी, ये अपने पार्टनर से छुपाना। दूसरा, पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन, जो मैंने पहले ही एक्सप्लेन किया है, उसको प्रिवेंट करना, उसको अवॉइड करना। तीसरा, जिन अदर मेल से उनके पार्टनर को जेलसी हो रही है उनका गुस्सा थोड़ा सा कम करना उनके ऊपर। चौथा, टेक्नोलॉजिकल होता है, जैसे अपने टेक्स्ट डिलीट करना, हिडन अकाउंट्स बनाना, लॉक कोड चेंज करना, सेकंड सेलफोन यूज करना वगैरह। पांचवा, कॉन्टैक्ट अवॉइड करना, जैसे फोन कॉल और टेक्स्ट मैसेज को अवॉइड करना, फोन स्विच ऑफ करके रखना स्पेसिफिक टाइम्स पे। और सिक्स्थ है डायरेक्टली रजिस्ट करना, जैसे गुस्सा हो जाना, फाइटिंग करना या ब्रेकअप करने की धमकी देना। ये जो मेल पार्टनर कंट्रोलिंग होता है और उसको रेजिस्टेंस होता है फीमेल्स में, इसका जो अपोजिट है, मतलब मेल पार्टनर छूटने की कोशिश कर रहा है और फीमेल पार्टनर कंट्रोलिंग करने की कोशिश कर रही है, इस पे ज़्यादा स्टडीज हुई नहीं है। बट जो भी हम जानते हैं मेल और फीमेल रिलेशनशिप्स के बारे में, ऐसा अंदाजा हम स्पेकुलेशन कर सकते हैं कि शायद सिमिलर बिहेवियर उसमें भी दिखता हो। अब इतना सारा इमोशनल अप एंड डाउन है रिलेशनशिप्स में, इसका मतलब ये नहीं कि रिलेशनशिप्स ही बुरी है या वो रिलेशनशिप बुरी है, ऐसा नहीं है। रियल वर्ल्ड में हम ये देखते हैं कि रिलेशनशिप में एक स्ट्रेटेजी होती है एक पार्टनर की, उस स्ट्रेटेजी के लिए पार्टनर के पास काउंटर स्ट्रेटेजी होती है, उस काउंटर स्ट्रेटेजी के लिए पहले पार्टनर के पास काउंटर स्ट्रेटेजी होती है। सो एक सर्कुलर गेम होता है और एक हिसाब से वो काफी ब्यूटीफुल भी लगता है, एक हिसाब से काफी कंट्रोवर्शियल भी लगता है। इसलिए अब हम देखेंगे कि क्या कोपिंग स्ट्रेटेजीज होती है इन सारे इश्यूज के लिए हमारे माइंड्स में। फॉर एग्जांपल, जो पार्टनर खुद को ज्यादा डिजायरेबल मानता है वो सेटिस्फाइड फील नहीं होता, उसको लगता है मैं हैप्पी नहीं हूँ। फिर इससे क्या होता है, चीटिंग करने की या अफेयर्स करने के चांसेस बढ़ जाते हैं या पहले पार्टनर को छोड़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जो कम डिजायरेबल मानता है पार्टनर खुद को, जेलसी से रिएक्ट करता है,
और मेड गार्डिंग करता है, पहले पार्टनर को बचाने की कोशिश करता है, अपने पास रखने की कोशिश करता है। जो ज्यादा डिजायरेबल पार्टनर है वो इस मेड गार्डिंग को अवॉइड करने की कोशिश करेगा। इसका रिजल्ट ये आएगा कि पहला पार्टनर ज्यादा जेलस और ज्यादा शकी हो जाएगा और ज्यादा मॉनिटर करने की कोशिश करेगा। सो एक सर्कल सा बन जाता है, जैसे मैंने बोला। इसी को थोड़ा सिस्टमैटिकली देखते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। पहला होता है वेलनेस ट्रेड ऑफ रेशियो रिकैलिब्रेशन। उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, मैं सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ। ह्यूमन बिहेवियर का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि कोई सॉल्यूशंस नहीं होते रियल वर्ल्ड में, सिर्फ ट्रेड ऑफ्स होते हैं और कॉम्प्रोमाइजेस होते हैं। उसी तरह से रिलेशनशिप्स में भी ट्रेड ऑफ्स होते हैं। अगर कोई एक इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप का डिसीजन है तो उसके फायदे और नुकसान दोनों होते हैं। कोई अगर एक काम करना है, बच्चे की किसने केयर लेनी है, आज ये करना है तो वो कौन करेगा, अगर हाथ में पैसा आता है तो दोनों में से डिसीजन कौन बनाएगा, घर के काम पे ध्यान कौन देगा, बाहर के काम पे ध्यान कौन देगा, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है, किसकी राइट्स ज्यादा है, ये सारी चीजों में जनरली ट्रेड ऑफ्स होते हैं, कॉम्प्रोमाइजेस होते हैं। ऐसा नहीं कि फुल्ली राइट किसी के पास होता है और फुल्ली किसी के पास बिल्कुल राइट नहीं होता। एक बैक एंड फोर्थ डील होती है, कॉम्प्रोमाइज और निगोशिएशन होती है। सो WTR इसी चीज का एक कंसेप्ट है। सो हम हमारे खुद की वेलबीइंग से हमारे पार्टनर की वेलबीइंग में कितना ज्यादा फोकस कर रहे हैं, ये बताता है हमारा WTR, मतलब हमारा वेलनेस ट्रेड ऑफ रेशो। सिंपल लैंग्वेज में, अगर आपका WTR हाई है तो आप अपने पार्टनर की हैप्पीनेस पे बहुत ज्यादा फोकस्ड हो, खुद के भी कंपैरिजन में। और अगर आपका WTR कम है तो आपके पार्टनर को आप सेल्फिश लगोगे, मतलब उनकी हैप्पीनेस से आप खुद की हैप्पीनेस पे ज्यादा फोकस लगोगे। जब भी किसी पार्टनर का WTR कम होता है तो एकदम से रिलेशनशिप टूट नहीं जाता, ये छोटे छोटे डेली इरिटेशंस पे कन्वर्ट हो जाता है। डेली जो लाइफ की हैसल्स है वो पाइल अप हो जाती है और बहुत साल बाद किसी पार्टनर को बहुत ही ज्यादा दिक्कत देती है। जेलसी में WTR का कंसेप्ट ऐसा है कि जो जेलस पार्टनर है, जिसको जेलसी हो रही है, जिसको डाउट है कि मेरा पार्टनर मुझे छोड़ सकता है या मुझसे ज्यादा अच्छा है या मुझ में इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है, वो कैलकुलेट करता है कि वेलनेस ट्रेड ऑफ रेशो है कैसा। मतलब वो ये देखेगा कि मेरा पार्टनर मेरी हैप्पीनेस में इंटरेस्टेड भी है या खुद ही की हैप्पीनेस में इंटरेस्टेड है। अगर उन्हें लगा कि वो कम इंटरेस्टेड है मेरी हैप्पीनेस में, तो वैसा वो अपने पार्टनर को सिग्नल करेंगे। मतलब वो ये दिखाएंगे कि देखो तुम मेरे लिए उतना नहीं कर रहे हो, तुम मेरे हैप्पीनेस पे फोकस्ड ही नहीं हो, अपने अपने सेल्फिशनेस में रहते हो। और वो अपने पार्टनर को उनका WTR रीएडजस्ट यानी रिकैलिब्रेशन करने लगाएंगे। मतलब मैं जैसे खुद से ज्यादा तुम पे ध्यान दे रहा हूँ, वैसा ही तुम मेरे साथ करो, ऐसा सिग्नल वो अपने पार्टनर को देते हैं। रिलेशनशिप काउंसलिंग में कई बार लोग पूछते हैं कि मेरा पार्टनर सबके साथ अच्छा रहता है बट सिर्फ मेरे साथ ही चिड़चिड़ापन रहता है, उसे मुझसे ही इरिटेशन होती है, गुस्सा रहता है हमेशा, पता नहीं किस चीज का है। जनरली जब लोग सोचते हैं गुस्से के बारे में तो गुस्से को एक बुरा, निगेटिव और बैड इमोशन मानते हैं। रिकैलिब्रेशन थ्योरी ऑफ एंगर कहती है कि एंगर पॉइंटलेस नहीं है, गुस्से का एक बहुत ही स्पेसिफिक फंक्शन है, और वो है कि सामने वाले पर्सन जिस पे आप गुस्सा हो रहे हो उसको खुद को ज्यादा वैल्यू करने लगाना। मतलब सामने वाले को उसका WTR चेंज करने लगाना। सिंपल लैंग्वेज में, मैं मेरे पार्टनर पे इसलिए गुस्सा हूँ क्योंकि मैं उससे खुद पे थोड़ा कम और मुझ पे थोड़ा ज्यादा फोकस करने लगाना चाहता हूँ। मैं जितना तुम्हें वैल्यू देता हूँ रिलेशनशिप में, उतना तुम मुझे नहीं दे रहे हो। ये कम्युनिकेट करने का फंक्शन है एंगर का। खास करके रिलेशनशिप्स में जब एंगर इश्यूज आते हैं तो बहुत कॉमनली ये इशू होती है। और हम कई बार रिलेशनशिप्स में देखते हैं कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स लोगों को गुस्सा उन पे आता है जिनसे वो प्यार करते हैं और जिनका प्यार वो चाहते हैं। इसका एक एग्जांपल देते हैं कि जेलसी, एंगर एक ही स्टोरी में कैसे रिलेट होती है रिलेशनशिप। फॉर एग्जांपल, एक कपल है जिसमें मेल ने किसी दूसरी फीमेल के साथ जोक किया, फ्लर्ट किया और हंसी मजाक की। फीमेल ने उसे कन्फ्रंट किया, उसे पूछा कि ये क्या बात हो रही है। उसने कहा कि जस्ट बात कर रहा था, इसमें कौन सी बड़ी बात है। पर उस गुस्से का हिडन सिग्नल ये था कि उस मेल की WTR फीमेल से कम थी और उसने अपनी WTR को बढ़ाना चाहिए, ये उसका सिग्नल था। अगर वो उसका WTR नहीं बढ़ाता तो वो लड़की भी अपना WTR कम कर देगी। मतलब वो भी उस बॉयफ्रेंड पे, उस हस्बैंड पे उतना फोकस करना, उसे वैल्यू देना कम कर देगी। इससे ऐसा हो सकता है कि मेल इस पे ध्यान देना और कम कर दे। इससे ऐसा हो सकता है कि रिलेशनशिप एक डाउनवर्ड स्पाइरल में चली जाएगी और दोनों एक दूसरे को कम कम वैल्यू देते देते रिलेशनशिप को और ज्यादा बिगाड़ देगा और रिलेशनशिप टूट भी सकती है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जस्ट नाम के लिए साथ है और दोनों को एक दूसरे की कुछ खास पड़ी नहीं है, ऐसी सिचुएशन हो जाती है। इसका मतलब ये है कि WTR का जो कंसेप्ट है ये म्यूचुअली इंटरडिपेंडेंट है। मैं अपने पार्टनर पे कितना WTR दे रहा हूँ, वो मुझे कितना WTR दे रहा है, इस पे डिपेंड करता है। और इसलिए ये कंसेप्ट बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा यूज करना पड़ता है। दूसरा एक कोपिंग स्किल है इसमें, जो है इंटेंशनली जेलस करना अपने पार्टनर को। फॉर एग्जाम्पल, जिस पार्टनर को लगता है कि वो अपने पार्टनर जितना डिजायरेबल नहीं है,
वो इंटेंशनली दूसरे किसी को अप्रोच करेगा और ऐसा प्रूव करेगा अपने पार्टनर को कि सी पीपल आर इंटरेस्टेड इन मी। रिसर्च के हिसाब से ये स्ट्रेटजीज फीमेल्स में ज़्यादा पाई गई है, खास करके उन फीमेल्स में जिन्हें लगता है कि उनका पार्टनर उनसे कम इन्वेस्टेड है रिलेशनशिप में, और इससे पार्टनर ज़्यादा अग्रेसिव भी हो सकता है, जो रिलेशनशिप के लिए ज़्यादा डेंजरस बन सकता है। सो काफ़ी एक स्किलफुल सी चीज़ नोटिस की गई है, वो है कि इस तरह से अप्रोच करना कि उन्हें पार्टनर को पता ही ना चले और बाद में ये भी हम कह पाए कि नहीं नहीं मैंने तो कुछ किया ही नहीं था। फॉर एग्जाम्पल किसी को थोड़ी सी स्माइल दिखाना जिससे उनका इंटरेस्ट ट्रिगर हो जाए। सो अगर कोई इशू आती भी है तो उसे डिनाई किया जा सकता है और शी कैन से कि शी वाज जस्ट बीइंग फ्रेंडली। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स में कपल्स कई बार कंप्लेसेंट से हो जाते हैं और एक दूसरे को टेकन फॉर ग्रांटेड करने लगते हैं, इसलिए बीच बीच में एक दूसरे का WTR रिकैलिब्रेट करना करंट सिचुएशन के हिसाब से काफी जरूरी बन जाता है। तीसरा एक इमोशनल स्ट्रेटेजी बन जाता है अपने पार्टनर के WTR को रिकैलिब्रेट करने के लिए, वो है फॉरगिवनेस। जब पार्टनर ने कोई अनएक्सेप्टेबल चीज कर दी है रिलेशनशिप में, कभी कभी अफेयर्स के साथ भी ये होता है कि बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल था, पर उन्हें फॉरगिव करने से रिलेशनशिप पूरा ग्राउंड जीरो से नए से शुरू किया जा सकता है। अगर तुम मुझे अच्छे तरह से ट्रीट नहीं करोगे तो मैं तुम्हें कुछ दिन के लिए टेम्पररीली कम वैल्यू करूंगा ताकि तुम्हें समझ में आए और तुम मुझे वैल्यू देना बढ़ाओ। फिर दोनों को एक दूसरे के लिए जो वैल्यू है वो मैच करेगा और WTR मिसमैच से रिलेशनशिप जिस डाउनवर्ड स्पाइरल पे जा सकती थी उसी की जगह एक अपवर्ड स्पाइरल में भी भेजी जा सकती है। जैसे आप अपने पार्टनर को ज्यादा वैल्यू दोगे और वो इसे रिकॉग्नाइज करेगा और आपको वैल्यू देगा, दोनों एक दूसरे को ज्यादा वैल्यू देंगे, दोनों एक दूसरे की मिस्टेक्स को फॉरगिव करेंगे और रिलेशनशिप एज ए रिजल्ट स्ट्रांग होगा। काउंसलिंग में कई बार हम इसीलिए ये कहते हैं कि इट्स नॉट अ वीकनेस टू फॉरगिव। एक सवाल यहाँ पे आपके माइंड में आना चाहिए, सारे पार्टनर्स अफेयर नहीं करते, मोस्ट लोग इनफैक्ट अफेयर नहीं करते। सो जब कोई पार्टनर फेथफुल भी है, कंप्लीटली डिवोटेड है, फिर भी पार्टनर में जेलसी क्यों है? इसका रीजन ये है कि जेलसी सिर्फ क्यूरेटिव मेजर नहीं, प्रिवेंटिव मेजर भी है। जेलसी तब एक्शन में आती है जब कोई भी टाइप का थ्रेट रिलेशनशिप के लिए बनता है। ये जो थ्रेट है ये इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों भी हो सकते हैं। एक्सटर्नल थ्रेट तो तब हुआ जब कोई रियल में आपके पार्टनर को सच में अप्रोच कर रहा है, उसके एविडेंसेस हैं, बट इंटरनल थ्रेट भी कई बार होते हैं। कई बार दोनों की वैल्यू एक जैसी नहीं टिकी रहती। जैसे शुरुआत में दोनों की WTR मैच करती थी, दोनों की मेट वैल्यू, डिजायरेबिलिटी मैच करती थी, बट अचानक से एक को जॉब में से निकल गया, अचानक से एक अच्छे से नहीं रह रहा है, हेल्थ नहीं है या वेल मेंटेन नहीं है। इन सारी चीजों से ऐसा होता है कि दोनों की जो पहले मेट वैल्यू मैच करती थी अब नहीं कर रही, और ये जो मिसमैच है मेट वैल्यू में उस पार्टनर की नजर में एक टंगी हुई तलवार है रिलेशनशिप के ऊपर, और कई बार समझाने पर भी उन्हें समझ में नहीं आता, एविडेंस दिखाने पे भी वो नहीं मानते। पार्टनर किससे बात कर रहा है या क्या कर रहा है उस पर ओवर थिंकिंग करने लगते हैं और ऑब्सेस करने लगते हैं। और एक डाउट है जो हमारे माइंड में आना चाहिए कि ये सारी इवोल्यूशनरी, जीन्स, जेनेटिक्स, ये सब थिंकिंग लोग नहीं कर रहे हैं। जब लोग जेलस होते हैं तो एक्चुअली वो नहीं सोच रहे हैं कि मेरे जीन्स नहीं जा रहे हैं, किसी दूसरे के जीन्स जा रहे हैं, ये सब तो मैच नहीं कर रहा। दिखते वक्त तो ऐसे ही दिख रहा है कि जो पर्सन जेलस है, खास करके बिना किसी वजह से जेलस है, वो तो इरेशनल लग रहा है, नॉनसेंस लग रहा है। इसका आंसर समझने के लिए प्रॉक्सिमेट और अल्टीमेट इस कंसेप्ट को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। होता ऐसा है कि हम सोचते हैं किसी और लेवल पर और इवोल्यूशन किसी और ही लेवल पर वर्क करता है। मतलब अगर हम पूछें कि लोग जेलस होते क्यों हैं, तो उसके दो रीजंस होंगे, या मोस्ट ऑफ द ह्यूमन बिहेवियर्स के दो रीजंस होंगे। पहला होगा प्रॉक्सिमेट रीजन। प्रॉक्सिमेट रीजन वो होता है जो रियल वर्ल्ड में, रियल टाइम में हमें दिखता है। हम हमारी लाइफ प्रॉक्सिमेट में ही जीते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम खाते इसलिए हैं क्योंकि भूख लगी है, सेक्स इसलिए करते हैं क्योंकि लस्ट होती है या किसी से कमिटमेंट होती है या रोमांस होता है या प्लेजर के लिए। पर इस टाइप की प्रॉक्सिमेट थिंकिंग ये नहीं आंसर कर सकती कि हमें हंगर क्यों होती है, ये नहीं आंसर कर सकती कि लस्ट और प्लेजर होता क्यों है। इसके लिए लगता है अल्टीमेट रीजनिंग। प्रॉक्सिमेट रीजन का भी रीजन जो होता है वो होता है अल्टीमेट रीजन। ये वो चीज होती है जो प्रॉक्सिमेट रीजन को इवॉल्व होने लगाती है। फॉर एग्जाम्पल, हम खाते इसलिए हैं क्योंकि भूख लगती है, भूख इसलिए लगती है क्योंकि सरवाइव करना चाहते हैं हमारी जीन्स। हम सेक्स इसलिए करते हैं कि लस्ट है या अट्रैक्शन या प्लेजर है, बट अट्रैक्शन इसलिए होता है क्योंकि जीन्स चाहते हैं कि हम रिप्रोड्यूस करें सो दैट जीन्स कंटिन्यू हो गए नेक्स्ट जनरेशन में भी। तो हर चीज का प्रॉक्सिमेट और अल्टीमेट रीजन डिफरेंट होता है, और क्योंकि हम जीते ही प्रॉक्सिमेट में हैं, सोचते ही प्रॉक्सिमेट में हैं, अल्टीमेट को जनरली देखते नहीं, नोटिस नहीं कर पाते हैं। प्रॉक्सिमेट और अल्टीमेट को अलग तरह से नहीं देखना, ये ह्यूमन पेन और हमारी प्रॉब्लम्स की बहुत बड़ी जड़ है। अब देखते हैं कि मिसमैच बनता क्यों है। आज के इंसान को टेक्निकली होमो सेपियंस कहा जाता है। इसमें से जीनस होमो, जिसका मतलब है मैन, 2 मिलियन साल पहले इवॉल्व हुआ था अफ्रीका में।
और हमारी स्पीसीज होमो सेपियंस, जिसका मतलब है वाइज मैन, थिंकिंग मैन, 2 से 3 लाख साल पहले इवॉल्व हुई है उसी एरिया में। कंपेयर करें तो एग्रीकल्चर 10 से 12 हज़ार साल पहले आया है और उससे भी बहुत बाद मॉडर्न सिटीज आई है, सेफ्टी गवर्नमेंट वाला कंसेप्ट आया है। जिस एनवायरनमेंट में हम इवॉल्व हुए थे, हमने लास्ट 5 से 10 हज़ार सालों में पूरी तरह से चेंज कर दिया है, ट्रांसफॉर्म कर दिया है। इसका परिणाम ऐसा आता है कि जिस एनवायरनमेंट और लाइफस्टाइल के लिए हम इवॉल्व हुए थे, अब हम उस एनवायरनमेंट में जीते ही नहीं हैं। इसलिए ऐसा होता है कि अगर किसी को पता चले कि उनके पार्टनर का अफेयर है बट वो कॉन्ट्रासेप्टिव यूज कर रहा है, इसका मतलब कुछ जीन्स तो उसके बच्चों में जा नहीं रहे हैं, किसी दूसरे के बच्चों को तो बड़ा नहीं कर रहे हैं, फिर भी उन्हें उतनी ही जेलसी होती है जितनी पुराने टाइम में होती थी जब कॉन्ट्रासेप्शन था ही नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि हम प्रॉक्सिमेट सिग्नल्स पिकअप करते हैं, अल्टीमेट इवोल्यूशनरी रीजंस हम नहीं पिकअप कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि जब जेलसी और शक इवॉल्व हो रहे थे तब कॉन्ट्रासेप्शन थी ही नहीं और उस टाइम के लिए ये इमोशंस इवॉल्व हुई है। सो लोगों का बिहेवियर हिपोक्रिटिकल नहीं है या नॉनसेंस नहीं है, क्योंकि हम प्रॉक्सिमेट में ही सोचते हैं, हमें नॉनसेंस लगता है। लोगों को नहीं पता होता है कि उनके जीन्स क्या चाहते हैं, उन्हें जस्ट उनकी इमोशंस फील होती है, उन्हें सिर्फ गुस्सा आता है, अपने पार्टनर के बिहेवियर पे घिन आती है, इनसिक्योरिटी फील होती है, हार्ट ब्रेक फील होता है, इवन डिप्रेशन होती है। उन्हें नहीं पता होता कि प्रॉक्सिमेट इमोशंस के पीछे इवोल्यूशन कौन से कठपुतली वाली डोर खींच रहा है। उन्हें जस्ट डोर दिखती है, उन्हें खींचने वाले नहीं दिख सकते। हमारी लाइफ के कई सारे ड्रामाज और कई सारी इमोशनल दिक्कतों का अल्टीमेट रीजन एक ही है, सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन। कई बार हमारी अलग अलग इमोशंस हमें अलग अलग डायरेक्शंस में खींचती है। लोगों को कई बार हेल्दी होना होता है, हैप्पी होना होता है। उन्हें लगता है कि लोग उन्हें एक्सेप्ट करें, उनका रेपुटेशन हो, स्टेटस रहे। वो ये देखना चाहते हैं कि उनकी फैमिली लाइन कंटिन्यू हो, उनकी खून की रिलेशंस टिके रहें, उनके बच्चे उनकी लाइन को कंटिन्यू करें। बट उन्हें अनलिमिटेड खाने की इच्छा भी होती है, गुस्सा भी आ जाता है, झगड़े करने का मन भी करता है, अपनी फैमिली से इरिटेशन भी होती है, दूसरे लोग अट्रैक्टिव भी लगते हैं, अफेयर करने का मन भी होता है। ये सारी प्रॉक्सिमेट डिजायर्स एक दूसरे से कई बार कॉन्फ्लिक्ट में रहती है और हमें हर दिन अपनी अलग अलग इमोशंस, अलग अलग डिजायर्स को बैलेंस करना होता है ताकि ओवरऑल लाइफ पीसफुल रहे बट बोरिंग भी ना बने, थोड़ा ड्रामा भी हो बट भयंकर स्ट्रेस भी ना रहे। इवोल्यूशन ने हमें बुरा या भला नहीं बनाया है, इवोल्यूशन ने हमें बुरा और भला बनाया है। बुरा और अच्छा दोनों करने का पोटेंशियल होता है हमारी लाइफ में। हमारी अच्छाइयाँ भी कुछ ज्यादा हो जाए तो बुराई बन सकती है। एवरी वर्च्यू कैन बिकम अ वाइस इन एक्सेस। बुराई और अच्छाई की लड़ाई हमारे माइंड के मैदान पे रोज होती है। इशू क्रिएट करने वाले इमोशंस को चैनल किया जा सकता है, दोनों साइड को बैलेंस किया जा सकता है, मारा नहीं जा सकता, क्योंकि दोनों साइड हम हैं। जेलसी के बारे में मेरा पर्सनल ओपिनियन जजमेंट का नहीं है। इस वीडियो में भी मैंने जेलसी को सही या गलत में तोला नहीं है, जेलसी का फंक्शन क्या है ये देखने की कोशिश की है। वैसे तो किसी को जेलसी नहीं होनी चाहिए, गुस्सा भी नहीं आना चाहिए, रिलेशनशिप सारे परफेक्ट होने चाहिए, पर क्या होना चाहिए इस फैंटेसी पे बात नहीं हो रही है। क्या होता है और ह्यूमन लाइफ की क्या इम्परफेक्शंस है उसके बारे में हम क्या जानते हैं, इस पे बात हो रही है। प्रॉक्सिमेट के साथ डील करना है तो पहले अल्टीमेट समझना पड़ेगा। इसलिए कई बार मैं ऑनलाइन एडवाइस देखता हूँ, वहाँ पर इजीली एक पार्टनर को विलन बनाया जाता है, मगर रियल वर्ल्ड में मोस्ट रिलेशनशिप्स में कोई कंप्लीटली विलन नहीं होता और रियल वर्ल्ड में लोग अपने पार्टनर को जेलस या अपसेट होते देखना नहीं चाहते, सॉल्यूशंस चाहते हैं। ये इमोशंस आते कहाँ से हैं, अगर ये पता चले तो उन्हें ले कहाँ जाना है ये भी पता किया जा सकता है और कई सारे रिलेशनशिप इश्यूज दुरुस्त किए जा सकते हैं। लोगों को ये सब पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे बात होना बहुत इंपॉर्टेंट है कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है रिलेशनशिप्स में, सिटीज में इतनी रिलेशनशिप्स क्यों ब्रेक हो रही है और क्या डीप रीजंस है इसके पीछे। ये सारी चीजें समझने के बाद लोग शायद बेटर डिसीजंस, मोर इन्फॉर्म्ड डिसीजंस बना पाए अपने रिलेशनशिप्स के बारे में, खुद की मिस्टेक्स भी पिकअप कर पाए और शायद इश्यूज और सॉल्यूशंस को बेटर तरीके से कम्युनिकेट कर पाए। अब देखेंगे कि जेलसी के सॉल्यूशंस क्या हैं। सबसे फर्स्ट, अपने पार्टनर के इमोशन को डिसमिस मत करिए। कई बार लोग अपने पार्टनर को कहते हैं कि ये जो तुम्हें फील हो रहा है वही इनवैलिड है, वही गलत है, पर इससे पार्टनर और भी ज्यादा प्रोवोक हो जाते हैं और अपसेट हो जाते हैं। मुझे लगता है कि पहले ये देखिए कि इमोशंस आता कहाँ से है, इसे एम्पैथी से समझ के रिएक्ट करने की कोशिश करिए, शायद कोई सॉल्यूशन वहां से मिल जाए। सेकंड, जैसे मैंने पहले भी बोला है, फॉरगिवनेस। अगर हम जेलसी के रीजंस को समझते हैं तो जेलस पर्सन को फॉरगिव भी इजीली कर सकते हैं। आप पहले ये देखिए कि कौन से ऐसे सिग्नल्स हैं जो मिस्टेकनली जेलसी को प्रोवोक कर रहे हैं। कई बार हम जो अपने पार्टनर को सिग्नल्स देते हैं हम खुद नहीं समझते हैं,
सो काउंसलिंग में कई बार हम चीज़ों को एक एक करके डील करते हैं, एक एक करके इन छोटे छोटे सिग्नल्स को एक्सपोज करते हैं और एक एक करके उन्हें सिस्टमेटिकली डील करते हैं। इन सिग्नल्स को समझने से प्रॉब्लम्स और सीरियस होने से प्रिवेंट की जा सकती है और रिलेशनशिप्स को बचाया भी जा सकता है। और जैसे ही आपको पता है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। और एक चीज समझ लीजिए कि थोड़ा पॉसेसिव होना, थोड़ा जेलस होना, मेल हो या फीमेल, एक लेवल तक नॉर्मल और पार्ट ऑफ द रिलेशनशिप है। इससे कोई भी पार्टनर बुरा पार्टनर नहीं बन जाता। इनफैक्ट ये एक यूनिवर्सल ह्यूमन थिंग है और अगर हम जो सिग्नल्स दे रहे हैं उसे मॉडिफाई करके जेलसी को बचाया जा सकता है और रिलेशनशिप को बचाया जा सकता है। खास करके अगर रिलेशनशिप आपके लिए वैल्यूएबल है तो एक अच्छा रिकोर्स बनता है रिलेशनशिप इशू में। और तीसरा, जो भी परफेक्ट रिलेशनशिप की फैंटेसीज आपके माइंड में है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो सही नहीं होती और रियल नहीं होती। डिफरेंस ये है कि फैंटेसी फैंटेसी होती है और रियलिटी रियलिटी होती है। कुछ हमारी क्लाइंट्स हमें बताती है कि पार्टनर एकदम ट्रस्टिंग होना चाहिए। मैं किसी भी मेल फ्रेंड के साथ रहूं ना रहूं, उसे जेलसी नहीं होनी चाहिए। मुझे तो उस पर डाउट नहीं है तो उसको भी मुझ पर डाउट नहीं होना चाहिए। सो ट्रस्ट मुझे है तो उसे भी होनी चाहिए। सच तो ये है कि मोस्ट रिलेशनशिप सिमेट्रिकल नहीं होते, दोनों पार्टनर की एक्सपेक्टेशन सेम नहीं होती। अनफॉर्चुनेटली रिलेशनशिप्स में कई बार ये होता है कि आपके पार्टनर आपसे कुछ एक्सपेक्टेशंस रखते हैं और अगर आप उसे पूरा नहीं करोगे तो शायद आपकी भी कोई एक्सपेक्टेशन होगी जो वो पूरा ना करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको चाहिए कि लॉन्ग टर्म में आपका पार्टनर आपसे कमिटेड रहे, बट ये सिटीज़ की रिलेशनशिप में खास करके मैं ज़्यादा देख रहा हूँ, मोस्ट ऑफ द टाइम्स कोई इशू होती है जिससे सामने वाले आपको 100% कमिटमेंट देते ही नहीं हैं। सिटीज़ की डेटिंग लाइफ में ये कई बार होता है कि एक पार्टनर चाहता है कि कमिटमेंट हो और दूसरा पार्टनर सीरियस है या नहीं ये पता नहीं होता, तो किसी दिन एकदम से वो घोस्ट कर देते हैं, एकदम से ब्लॉक कर देंगे, ब्रेकअप भी नहीं करेंगे, प्रॉपर बताएंगे भी नहीं और रीज़न भी नहीं पता चलता और ये काफ़ी कंफ्यूजिंग सी, हार्ट ब्रेकिंग सी चीज़ बन जाती है। तो कौन सी ऐसी चीज़ थी जिससे हमारा पार्टनर अफेक्ट हो रहा था, ये पहले पार्टनर को पता ही नहीं चला। चौथा सोल्यूशन होता है रीएश्योरेंस का। उन्हें आप भरोसा दिलाइए कि ऐसी कोई चीज़ है नहीं, एविडेंस अगर दे सकते हैं तो क्लियर करिए और जो भी कर रहे हो एम्पैथी के साथ करिए। जो भी चेंजेस आप खुद में लाना चाहते हो सिर्फ वर्ड्स में मत दिखाइए, एक्शन में दिखाइए। सो अगर आप सच में कमिटेड हो अपने पार्टनर के साथ और ऐसा वो कम्युनिकेट करना चाहते हो, कोई ऐसी रियल चीज़ें दिखाइए जो वो देख के समझ सके, सिर्फ बातों से शायद काम ना हो। नेक्स्ट ये है कि ट्रांसपेरेंसी। अगर आप कंफर्टेबल हो तो आपका क्या शेड्यूल है, आपकी लाइफ की क्या इन्फॉर्मेशन है, आपके कौन फ्रेंड्स हैं, उन्हें इंट्रोड्यूस करिए। उन्हें पता हो तो अच्छा है, पर एट द सेम टाइम आपकी लाइफ में कुछ बाउंड्रीज भी होनी चाहिए। कितना वो आप पे चेक कर रहे हैं और कितना आप उन्हें बताते हो, आपकी भी कोई लिमिटेशन है, तो इस चीज़ पे रियलिस्टिक बाउंड्रीज होनी चाहिए। 7th सोल्यूशन है वो है इरिप्लेसेबिलिटी। मतलब खुद को ऐसा पार्टनर बनाओ जिसे इजीली रिप्लेस नहीं किया जा सकता। इस सेशन पे काफ़ी वर्क करना पड़ता है और रिलेशनशिप काउंसलिंग की मल्टीपल सेशंस हम लेते हैं इस चीज़ पे। नेक्स्ट है बहुत ही एक्सट्रीम केस है जहाँ पे सच में आपकी फिजिकल सेफ्टी के लिए प्रॉब्लम है या अब्यूजिव रिलेशनशिप है। सो ऑफकोर्स आप अपनी रिलेशनशिप को ही रिकंसिडर करिए। कई बार मैंने ये देखा है कि जेलेसी किसी साइकेट्रिक इशू का पार्ट होती है। माइंड में शक या जेलेसी लेके ऑब्सेस करना, कोई एविडेंस भी नहीं है तो भी शक करते रहना और करते ही रहना, खास करके जब साथ में शराब जैसी चीज़ होती है तो एक नया ही इशू ये बन जाता है। सेक्सुअल इशूज कई बार होते हैं। सेक्सुअल परफॉर्मेंस में मेल्स और फीमेल्स को कुछ स्पेसिफिक इश्यूज होती है, उससे भी जेलेसी इनडायरेक्टली रिलेटेड है। सो इन मेन साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स को अगर हम दुरुस्त करते हैं तो जेलेसी और रिलेशनशिप के जो भी साइड में इशू आते हैं उसको भी दुरुस्त किया जा सकता है। एंड फाइनली सीक रिलेशनशिप काउंसलिंग। जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको अब तक दी है वो जनरल इन्फॉर्मेशन है, स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए शायद ही आपके स्पेसिफिक इश्यूज को कवर ना करें। इंडिविजुअल वेरिएशन हर केस में होता है, इसलिए इंडिविजुअल बेसिस पे ही उन्हें एड्रेस करना पड़ेगा। काउंसलिंग सेशन में हम सिग्निफिकेंट टाइम देते हैं जस्ट रिलेशनशिप को समझने में, कपल की कंपैटिबिलिटी को समझने में, वो एक दूसरे को क्या सिग्नल दे रहे हैं, कौन सी इमोशंस ट्रिगर हो रहे हैं किस बिहेवियर से, उसकी एक लंबी लिस्ट निकालते हैं। 1 by 1 हर इशू पे सिस्टमेटिकली वर्क होता है। जेलसी ही नहीं, कई सारे इमोशंस अटैच होते हैं रिलेशनशिप्स में। अगर हम उन्हें साइंटिफिकली अप्रोच करें और सिस्टमेटिकली 1 by 1 डील करें तो रिलेशनशिप के कई सारे इश्यूज दुरुस्त किए जा सकते हैं, रिलेशनशिप बचाई जा सकती है। सो वंस अगेन आई एम डॉक्टर उत्कर्ष मानकर, मैं एक साइकेट्रिस्ट हूँ। रिलेशनशिप इश्यूज और रिलेशनशिप काउंसलिंग वन ऑफ माई स्पेशल इंटरेस्ट हैं। अगर आप अपनी रिलेशनशिप या किसी दूसरे की रिलेशनशिप में हेल्प करना चाहते हो या खुद के लिए हेल्प चाहते हो, सो बिल्कुल हमें कांटेक्ट करिए। हमारी जो डिटेल्स हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में और इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए सो दैट ऐसा और कंटेंट हम आपके लिए लेके आएंगे। थैंक यू।